Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लेक्चर 2. लेट्स सी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हमारी टर्न आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की. इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसकी क्या कंडीशन थी. सिस्टेमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. The decay of India's world famous handicraft industry due to the discriminatory policies of the Britishers. आपको पता है कि इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज्यादा आगे है. ट्रेडिशनल थिंग्स हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, तो इन सब में इंडिया का नाम है. तो जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो क्यों खत्म हुई, उसका डिके क्यों आया? ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेशन वाली जो पॉलिसीज थी उसी की वजह से. And the bleak growth of modern industry due to the lack of investment opportunities. और जो modern industry थी उसकी growth क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि investment opportunities उसके अंदर नहीं थी. तो अब हम देखते हैं decay of handicrafts. अब हमने देखा हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उस टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कैसे खत्म कर दी? Before the Britishers came to India, our country was worldwide famous for its excellence and quality of handicrafts. तो जो इंडिया है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड फेमस था. Reasons behind the decay of the handicrafts. अब जो हमारा इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो वर्ल्ड वाइड फेमस था, उसकी इंडस्ट्री कैसे खत्म कर दी ब्रिटिशर्स ने, उसके रीजंस क्या है उसको हम चेक करते हैं. Discriminatory tariff policy of the state. Tariff policy means tax policy. Britishers found India best source of raw materials and best market for their finished goods. Britishers ने क्या करना शुरू कर दिया? रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ से उठाओ, प्रोडक्शन करो अपनी कंट्री में और फिर से डंप कर दो फिनिश गुड्स को इंडिया के अंदर. This started the following discriminatory tariff policies according to which, जिसकी वजह से क्या हुआ? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया से जो एक्सपोर्ट करना है ब्रिटेन के अंदर उसको टैरिफ फ्री कर दिया, टोटल टैक्स फ्री कर दिया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. वैसे भी एक्सपोर्ट के ऊपर तो टैक्स रहता नहीं है, तो उन्होंने भी एक्सपोर्ट के केस में तो टैरिफ फ्री कर दिया. एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया. और जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स आने हैं उसको भी उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया. बट एट द सेम टाइम heavy duty or taxes was placed on the export of the Indian handicraft products. लेकिन अगर इंडियन के कोई प्रोडक्ट्स जो हैं अदरवाइज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ब्रिटेन के अलावा, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी उन्होंने लगा दी. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर तब भी टैरिफ फ्री है. अगर आप ब्रिटेन के गुड्स को इंडिया में लेके आ रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तब भी वो टैरिफ फ्री है. लेकिन अगर आप अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर भी उन्होंने हैवी ड्यूटी ब्रिटिशर्स ने लगा दी. ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट्स कैप्चर्ड इंडियन मार्केट्स. और ब्रिटिश के जो गुड्स थे उन्होंने इंडियन मार्केट में उसको डंप कर दिया. Therefore, the decay of the handicrafts as the result. तो इसी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका डिके होना डेफिनेट. नेक्स्ट, competition from machine made products. The machine made products from Britain were low cost. अब मशीन जो ब्रिटेन के अंदर थी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी थी, वहां पर मशीन मेड प्रोडक्ट्स से उनकी कॉस्ट जो थी वो कम थी एंड गेव टफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया. जब ब्रिटेन के गुड्स जो थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, लो कॉस्ट के थे, तो उन्होंने काफी कंपटीशन देना शुरू कर दिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को इंडिया में. This competition forced the Indian craftsmen to shut the enterprises forever. क्योंकि जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते थे वो बनते थे हैंडीक्राफ्ट, जो बनते थे वो मैनमेड थे. ब्रिटेन के अंदर मशीन मेड, तो जो मैनमेड प्रोडक्ट थे उनके कॉस्ट बहुत ज्यादा, मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे उनकी कॉस्ट कम थी. तो उसकी वजह से जो मैनमेड थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो गई और मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे ब्रिटेन के वो इंडिया में आने शुरू हो गए. नेक्स्ट,
new patterns of demand. The impact of the Britishers can be seen on our culture and thinking too. This led to the emergence of the new class and new patterns of class that preferred British products against Indian products. धीरे धीरे उनके गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो गई. Next, introduction of railways in India. Railways were introduced in India by the Britishers for their own selfish motives in order to expand their markets for the finished products in India. The expansion is to gain handicrafts. रेलवेज को उन्होंने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया कि ताकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया में लाया जा सके. तो इसकी वजह से उन्होंने अपने पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट था उसको डंप कर दिया, तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया. एंड bleak growth of modern industry. Only a few industries like Tata Iron and Steel, Sugar etc. industries were established. उस टाइम पर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी. Limited state participation in the process of industrialization. स्टेट की पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम थी. एंड एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. तो कैपिटल गुड्स तो बिल्कुल ही एब्सेंट थी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर थी ही नहीं. तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ थी? ब्रिटेन के अंदर. ब्रिटेन के अंदर वो लोग क्या करते थे? इंडिया से रॉ मटेरियल ले गए, ब्रिटेन में गुड्स बनाए और ब्रिटेन से बना के गुड्स को, फिनिश गुड्स को फिर से इंडिया में डंप कर दिया, जिससे कि ब्रिटेन के गुड्स जो थे वो लोगों को सस्ते लगने लगे और इंडिया में जो गुड्स की प्रोडक्शन होती थी वो महंगी थी. तो ब्रिटेन के गुड्स की सेल जो थी वो इंक्रीज हो गई और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो टोटली खत्म कर दी धीरे धीरे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वर्ल्ड फेमस उस टाइम पर, जो कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरी खत्म कर दी और इंडस्ट्री की ग्रोथ जो थी वो ना के बराबर थी. अब हम नेक्स्ट कवर करने जो जा रहे हैं दैट इज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. अभी कुछ पॉइंट्स इसके हमने हाल ही उसके अंदर इंडस्ट्री में भी कवर किए हैं, वही आप देखोगे कि फॉरेन ट्रेड में भी पॉइंट्स आएंगे. ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड as India primarily became a net exporter of raw materials and importer of finished goods produced by British industry. जो कि अभी हमने इंडस्ट्री में भी क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितना रॉ मटेरियल था इंडिया का सब एक्सपोर्ट कर दिया और अपने बने हुए जो फिनिश गुड्स थे वो इंडिया में डंप कर दिए, मींस इंडिया में इंपोर्ट कर दिए. ऑब्जर्वेशंस. नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो इंडिया की सिचुएशन उस समय जो फॉरेन ट्रेड किया वो क्या है? इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो उस टाइम पर जब इंडिपेंडेंस आई तो इंडिया उस समय क्या हो गया कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया, कॉटन, वूल, इंडिगो एक्सेट्रा, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और जितने फिनिश गुड्स थे उसको इंपोर्ट करने शुरू कर दिया. कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स शोड द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी. जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, इंपोर्ट जब आपके बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट आप क्या कर रहे हो? रॉ मटेरियल को कर रहे हो, और इंपोर्ट क्या कर रहे हो? फिनिश गुड्स. जब आप इंपोर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स को तो उसकी जो कंपोजिशन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो रेशियो है, तो वो क्या शो करती है कि आपकी इकोनॉमी जो है दैट इज बैकवर्ड. नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. British government monopolized the exports and imports of the country in a way that more than 50% trade with Britain only. Imports of Britain's finished goods provided a huge market to British industry in India. तो 50% जो ट्रेड हो रहा था उस टाइम पर वो ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था. तो ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली कर रखी हुई थी इंडियन मार्केट्स के ऊपर, इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर. नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश. जितना भी ट्रेड हो रहा था किसको बेनिफिट कर रहा था? सिर्फ ब्रिटेन को. और जो पॉलिसीज थी इंडिया के अंदर दैट वाज आल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटेन. डिस्पाइट द एक्सपोर्ट्स एक्सीडिंग आवर इंपोर्ट्स, देयर वाज मास एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स. इवन के कितना भी कह लो फिर भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था उस समय, विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. तो ये किसका साइन था? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का. डिस्पाइट द एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड आवर इंपोर्ट्स,
there was mass export of primary goods. तो प्राइमरी गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल अगर आप बाहर भेज रहे हो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो फिनिश गुड्स को, तो उसको तो मानते हो कि ग्रोथ का साइन है. अगर आप प्राइमरी गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. और उस टाइम पर आप क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल, और इम्पोर्ट क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स, ब्रिटेन के बने हुए गुड्स. ट्रेड सरप्लस यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिशर्स. और जितना भी ट्रेड सरप्लस आता था वो किसके लिए यूज किया जाता था, एडमिन एक्सपेंसेस के लिए और वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिशर्स के लिए, एंड नॉट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको यूज नहीं किया जाता था. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड के अंदर भी हमारे, जैसे हमने सबसे पहले इंडस्ट्री सेक्टर हमने देखा, इंडस्ट्री सेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स को. सेम वे के अंदर हमने जब फॉरेन ट्रेड में आए, फॉरेन ट्रेड मीन्स जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है. तो फॉरेन ट्रेड में हमने क्या देखा कि इंडिया उस टाइम पर एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का एंड इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का. अब जितने भी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो मैक्सिमम 50% से ज्यादा ट्रेड किसके साथ चल रहा था, ब्रिटेन के साथ. और जितना भी सरप्लस आता था वो किसके लिए यूज किया जाता था, एडमिन एक्सपेंसेस और वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिशर्स के लिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. 4 पैरामीटर्स दैट आर स्टडीड हियर. अब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी करेंगे. लास्ट हमने किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन हमने कर लिया एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड. अब हम 5th पॉइंट के ऊपर आ गए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स ज्योग्राफिकली वहां पर क्या कुछ उस समय इंडिया के अंदर चल रहा था. बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर वेरी हाई एंड दिस suggests a state of massive poverty in the country. ठीक है, उस समय बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था और पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी. Infant mortality rate, which means the death rate of the children below the age of 1 year, was very high owing to poor healthcare facility and poverty. Poverty थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, तो जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था उस टाइम पर. नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. Average life of a person living in India at that time was just 32 years, which meant that there were poor medical facilities, lack of awareness and means to avail them. Life expectancy उनकी कितनी थी, सिर्फ 32 years उस टाइम पर. तो 32 साल के हुए तो उसके बाद डेथ हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, उस समय मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बहुत ही पुअर थी. नेक्स्ट, लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट तो ऑब्वियस ही बात है ना, कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जितने भी कल के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो भी है टिलर्स को कितना मिल रहा है, सिर्फ उनको उतना ही तो मिल रहा है जितना उनको खाने के लिए, पेट भरने के लिए जरूरी है. जब उनको कुछ उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं तो पढ़ने की हो तो वो सोच ही नहीं सकते हैं. It was as low as 16% and female illiteracy rate was even worse, reflecting social and economic backwardness along with gender bias. It means the structure of the working population across all 3 sectors of the economy, that is primary, secondary and tertiary. तो उस समय लिटरेसी रेट उन्होंने बोला कि सिर्फ 16% था और उसमें से भी फीमेल इलिटरेसी रेट तो बहुत ही ज्यादा वर्स है, जिसकी वजह से जेंडर बायसनेस हालांकि हम आज भी देखने को हमें मिलता है, बट इवन देन अगर हम उसका कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन में आज का जेंडर बायसनेस बहुत कम है. तो ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल. नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अब हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशन उस टाइम पर क्या क्या थे. ऑक्यूपेशन कैसे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, तो इनको अब हम स्टडी करते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा क्या था उस टाइम पर. एग्रीकल्चर एज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. With a large number of the working population engaged in agriculture, it became the source of livelihood and the only source of occupation. This shows the backwardness of the country in terms of lack of employment outside agriculture. As you all know, India is a agriculture based economy. ठीक है, पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पर बेस्ड थी एग्रीकल्चर के ऊपर. एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होना गलत बात नहीं है, बट सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करना और एग्रीकल्चर से हटके कुछ नहीं सोचना, तो दैट मीन्स दैट इज अ रीजन ऑफ इकोनॉमी बैकवर्डनेस.
तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर ही प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था लोगों के लिए। लोग क्या करते थे, सिर्फ उनके जो अपनी लैंड है या जो टिलर्स हैं दूसरों के लैंड के ऊपर सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते थे, और जो एग्रीकल्चर भी करते थे वो भी सिर्फ मैनुअल। आज की डेट में तो काफी ज्यादा एडवांस हो गया एग्रीकल्चर, उस टाइम पे तो काफी मैनुअल था। तो जिसकी वजह से जो कंट्री थी काफी बैकवर्ड थी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो कोई थी ही नहीं, जिसकी वजह से पॉवर्टी बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट, द इंडस्ट्री एज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो इंडस्ट्री सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था उस टाइम पर इनसिग्निफिकेंट था, क्योंकि इंडस्ट्री तो डेवलप्ड ही नहीं थी, बिल्कुल ब्लैक ग्रोथ थी। Very few people were engaged in the industrial sector. This proves that the backwardness of the Indian economy on the eve of independence. उस टाइम पर जो इंडस्ट्री थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर थी नहीं, बहुत कम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो इंडस्ट्री भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। एग्रीकल्चर दैट वाज आल्सो बैकवर्ड, इंडस्ट्री दैट वाज आल्सो बैकवर्ड। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। Only when all the sectors of the economy are equally developed, there is balanced growth. But in case of India, except agriculture, all the other sectors were in infant stage, leading to the backwardness of the country. क्या कह रहे हैं, जब सभी सेक्टर्स एक कंट्री के इकोनॉमी के जब सभी सेक्टर्स डेवलप करेंगे तभी उसकी ग्रोथ होगी। बट इंडिया के अंदर सिर्फ एक एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर एक चल रहा था, वो भी फुल फ्लेश्ड डेवलप नहीं था, बैकवर्ड था। तो बाकी के सेक्टर्स तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग इन्फेंट स्टेज के अंदर थे। सो दिस ऑल लीड्स टू द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर बैकवर्ड, इंडस्ट्री बैकवर्ड, तो बाकी भी सब सेक्टर्स जो थे वो बैकवर्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। The economic and social elements of infrastructure remained undeveloped except the railways, ports, and few roads made and introduced by the Britishers for the transportation of raw materials from one place to another place smoothly. जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी उस समय अनडेवलप्ड था, एक्सेप्ट उन्होंने क्या बनाया, रेलवेज, पोर्ट्स और रोड्स बनाए। वो भी किस लिए बनाए, ताकि वो अपने रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा सके और फिनिश गुड्स को इंडिया के अंदर डंप कर सके। तो वो भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट उतनी ही की जहां उनको रिक्वायर्ड था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके लूंगी एमसीक्यूज, और इनके अगर कुछ चैप्टर का कुछ क्वेश्चन रहता होगा तो वो हम इसको कवर करेंगे। तो इसके एमसीक्यूज लेंगे, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज लेंगे तो एमसीक्यूज से आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स काफी कुछ कवर हो जाता है। और जो क्वेश्चन का पैटर्न आपको आएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसमें एमसीक्यूज रहते हैं, डिफाइन करने वाले रहते हैं। जो तो डिफाइन करने वाले हैं वो तो हमने चैप्टर के अंदर क्लियर कर लिया, बट जैसे ही हम इसके एमसीक्यूज लेंगे आपकी नॉलेज जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।